जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों सर, क्यों इम्पोर्टेंट होने वाली है? क्योंकि देखिए बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स का सभी का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें फर्स्ट एड एंड हेल्थ का दोस्तों, इस सभी को एग्ज़ाम देना अनिवार्य होता है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों को। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स है भैया 2024-25 के लिए। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024-25 में, इसके लिए है सेकेंड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम। देखिए यह मॉडल पेपर 1 है। ठीक है, मॉडल पेपर 1 है। कई सारे मॉडल पेपर आपके पास आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भैया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं को करिकुलर कोर्स का क्लास कराऊंगा मॉडल पेपर, तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर में। ठीक है, चलिए ये मॉडल पेपर दोस्तों प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को मैं यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ। क्यों लाया हूँ? क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। लगभग आपके 25% जो प्रश्न होते हैं हर साल एग्जाम में दोहराता है। ठीक है, और आप लोग आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप के प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा है, आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं। आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां कौन है भैया? अश्रु ग्रंथि को क्या कहते हैं भैया? आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथि। ठीक है, तो इसके मैं अब बताने वाला हूं अश्रु ग्रंथियां क्या होती हैं। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम अश्रु ग्रंथि है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भैया? लैक्रिमल ग्रंथि। कभी कभी क्या होता है, अश्रु ग्रंथि नहीं लिखता है, ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि लिखता है, तो याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। चलिए इसमें आगे देखिए, ये ग्रंथियां प्रत्येक कक्षा के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या भैया। प्रश्न नंबर 2 आपका दिया है, स्वाद का अंग है, जीभ है। ठीक है, जीभ भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वाद का अंग क्या है इन चारों में से? तो जीभ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है, शारीरिक शिक्षा में समावेश किया जाता है, व्यायाम का, खेलकूद का, शारीरिक शिक्षा का, इन तीनों का किया जाता है भैया। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में किसका समावेश किया जाता है? तो इन सभी का। ठीक है, इन सभी का समावेश किया जाता है। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है आपका, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभवों का योग है जिन्हें व्यक्ति गति क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। यह कथन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह हर साल पूछता है। ठीक है, तो ओवर ट्यूमर ने कहा था भैया। ठीक है, ओवर ट्यूमर ने क्या कहा था? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभवों का योग है जिन्हें व्यक्ति गति क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए ये हर साल पूछता है, याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है। तो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र योगिक क्रियाएं व आसन, जिम्नास्टिक और खेलकूद, ये तीनों कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आपका क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों व्यायाम करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे और देखिए को करिकुलर कोर्स में दोस्तों जो आपका एग्जाम होता है, लगभग 25% ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, ताकि आप आसानी से परीक्षा पास कर जाएं। ठीक है, जिनमें से दोस्तों आपके क्या होता है, मान लीजिए अगर 50 प्रश्न पूछा है, 25 प्रश्न आसान होते हैं, 25 प्रश्न आपके कठिन होते हैं। ठीक है, तो 25 प्रश्न दोस्तों बस आपकी तैयारी करनी है, बस क्लास करते रहिए, आपकी आसानी से इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। ठीक है, चलिए जिम्नास्टिक लाभदायक होता है। तो जिम्नास्टिक दोस्तों शरीर को सुडौल बनाने में और संतुलित बनाने में, दोनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, छोटी उम्र में बालकों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है भैया? पूरक खेल आवश्यक होता है। ठीक है, छोटी उम्र में बालकों के लिए क्या आवश्यक होता है? पूरक खेल। देखिए मैं इस तरह से भी पढ़ा सकता हूँ आपको, छोटी उम्र में बालकों के लिए आवश्यक है व्यायाम, पर्वतारोहण, कैम्ब्रिज, पूरक खेल।
तो ऑप्शन नंबर डी होगा पूरक खेल। इसमें क्या होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं, आप लोग कहते हैं सर कि आप डायरेक्ट पढ़ाइए, और ये अच्छा भी है क्योंकि अब आपकी आयु इतनी है, समझदारी आपके पास बहुत है, ठीक है। तो छोटी उम्र में बालकों के लिए आवश्यक है पूरक खेल। इतना अगर मैं पढ़ा देता हूँ तो भी आपके दिमाग में ये छप जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। 9वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, मार्चिंग, एथलेटिक्स, ड्रिल इत्यादि के लिए विधि प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, आदेश विधि, ठीक है। मार्चिंग, एथलेटिक्स, ड्रिल इत्यादि के लिए किस विधि उपयोग में लाई जाती है भैया, आदेश विधि। चलिए, एक प्रश्न को 2 बार पढ़ देते हैं ताकि और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। 10वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हर साल पूछा जाता है, याद रखेंगे। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही क्रम क्या भैया, सबसे पहले हम खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, समावेश होता है, उसके बाद बहिर्क्षेपण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, यह पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है। बताइए, इन चारों में से कौन सा पदार्थ है भैया जो बड़ी आंत में अवशोषित होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पानी होता है, जल, ये क्या होता है भैया, बड़ी आंत में अवशोषित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, जल। चलिए, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। तो दाहिने फेफड़े में आप सभी लोग जानते हैं 3 लोब होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, कुछ प्रश्न बहुत ही आसान होंगे। 13 नंबर प्रश्न है, नाक के अंदर पतले बाल क्या हैं। जो आपके नाक के अंदर दोस्तों पतले पतले बाल होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सीलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 13 का। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, चौथा प्रश्न है आपका, 14 नंबर प्रश्न है, वॉयस बॉक्स के लिए चिकित्सा शब्द है। तो स्वर यंत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्या है, स्वर यंत्र। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 15 नंबर प्रश्न है, विंड पाइप के लिए चिकित्सा शब्द है। विंड पाइप के लिए चिकित्सा शब्द है श्वास नली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे क्या है, फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की क्रिया है। तो क्या है भैया, सांस छोड़ना या फिर खांसी या सांस देना या फिर सांस लेना। ये थोड़ा क्रिटिकल प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सांस देना हो जाएगा, ठीक है। फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की क्रिया सांस देना कहलाता है, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, खांसी और घबराहट की विशेषता श्वास विकार है। तो श्वास विकार क्या है, अस्थमा का श्वास विकार है, ठीक है। अगर खांसी आ रही है, ठीक है, घबराहट हो रहा है, तो ये किसकी विशेषता है, श्वास का। तो श्वास में विकार है अस्थमा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए, 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। तो बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है, क्रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलिए, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, मानव शरीर जिस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता है, कौन है भैया। तो यह श्वसन प्रणाली है, ठीक है। श्वसन प्रणाली में दोस्तों अगर नहीं रहेगा श्वसन प्रणाली हमारे शरीर में तो क्या हम सांस ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 19 का। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 20 आपका है, श्वसन प्रणाली श्वास नली फेफड़े और किससे बनी होती है। जो श्वसन प्रणाली है आपकी, श्वास नली फेफड़े और किससे बनी होती है, तो डायाफ्राम से बनी होती है, ठीक है। जो श्वसन प्रणाली है श्वास नली फेफड़े और डायाफ्राम से बनी होती है। 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, 21 नंबर प्रश्न क्या है, जब आप हवा में सांस लेते हैं तो आप अपने फेफड़े में ऑक्सीजन लाते हैं, ठीक है, और इनमें से किसको बाहर निकालते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 22 देखेंगे आपको क्या भैया, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे क्या है, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो लार रस में पाया जाता है, ठीक है। टायलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है भैया, लार रस में। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर क्या है, रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है। तो यह फेफड़ों में होती है, ठीक है। रुधिर की शुद्धि किस में होती है भैया, फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 25 देखेंगे क्या है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, तो फेफड़ों की संख्या 2 होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना 25 प्रश्न ऐसे होते हैं कि बहुत ही आसान पूछेगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से परीक्षा को पास कर जाएं। श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है, तो श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा 2 मिनट का आप लोग वेट कर लीजिए, 2 मिनट नहीं, बहुत ही कम समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर क्या है, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया में हमारा इन चारों में से कौन सा सहायता नहीं करता है भैया, तो वृक्क सहायता नहीं करता है, ठीक है, वृक्क हमारा सहायता नहीं करता है। फेफड़े, कंठ अथवा गला या फिर श्वास नलिका, ये हमारे श्वास लेने में यानी सांस लेने में मदद करती है, ठीक है, वृक्क नहीं मदद करता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, श्वसन क्रिया का यह अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्ध दोनों कार्य करता है, बताइए जो श्वसन क्रिया का इन चारों में से कौन सा अंग है जो श्वसन क्रिया और रक्त दोनों को शुद्ध करने का कार्य करता है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फेफड़ा है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, प्राण वायु कहलाती है, तो प्राण वायु ऑक्सीजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। ये सभी प्रश्न दोहराए जाएंगे 2024-25 में, ठीक है। फेफड़ों की संरचना होती है, फेफड़ों की संरचना स्पंजी एवं कोमल होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे क्या है, फेफड़ों से वायु बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं, तो निःश्वसन कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। फेफड़ों से वायु को, यानी दोस्तों जो हमारा फेफड़ा है उससे जो वायु होता है बाहर निकालने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, और अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर क्या है भैया, डिप्थीरिया रोग फैलता है, डिप्थीरिया रोग जीवाणुओं के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे क्या है, खसरा रोग का उद्भवन काल है, खसरा रोग का उद्भवन काल है 7 से 14 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये साल 2024-25 में जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। डिक टेस्ट किया जाता है, डिक टेस्ट इस स्कॉलर, ठीक है, सॉरी, स्कारलेट ज्वर होने पर, ठीक है, डिक टेस्ट कब किया जाता है भैया, स्कारलेट ज्वर होने पर, यानी स्कारलेट जब बुखार हो जाता है तो डिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका, चिकन पॉक्स का उद्भव काल है, यानी जो जिसे हम कहते हैं माता जी निकल गई हैं, ठीक है, छोटी माता बड़ी माता, तो चिकन पॉक्स का उद्भव काल कितने दिन होता है भैया, तो 10 से 12 दिन होता है, ठीक है, 10 से 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, नेत्र की भांति इंद्रियां है, तो नेत्र की भांति इंद्रिया हमारा कान है, ठीक है, कान हमारा क्या है, इंद्री है, लेकिन दांत और बाल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 37 नंबर प्रश्न है, आकार व आकृति के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो आकार व आकृति के आधार पर शरीर में 6 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर आपका 38 है, एक नकसीर है, यानी एक नकसीर क्या है भैया, तो एपिस्टाक्सिस क्या है आपका, एक नकसीर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, बहती नाक के लिए चिकित्सा शब्द है, बहती नाक के लिए चिकित्सा शब्द होता है राइनोरिया, क्या होता है भैया, राइनोरिया। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है वो, 39 नंबर फिर से पढ़ लीजिएगा। 40 नंबर है, ब्रोंकियल दीवारों की सूजन है, ब्रोंकियल दीवारों की सूजन होता है ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे आपका क्या है, भौतिक निसंक्रामकों में शामिल है, भौतिक निसंक्रामकों में क्या शामिल है भैया, तो आपका शुष्क ताप है और आर्द्र ताप है, ये दोनों क्या होते हैं, भौतिक निसंक्रामक होते हैं, ठीक है। ए और बी आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या है, रासायनिक निसंक्रामकों में आते हैं, क्या आते हैं भैया रासायनिक निसंक्रामकों में, तो कार्बोलिक एसिड एवं पोटेशियम परमैंगनेट चूना भी आता है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं एरोसॉल ये भी आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर, कीटाणुओं द्वारा कौन से रोग फैलाए जाते हैं, तो कीटाणुओं के द्वारा दोस्तों मलेरिया, कालाजार एवं डेंगू और प्लेग, ये क्या है,
कीटाणुओं के द्वारा फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। 44 नंबर प्रश्न है आपका, अंतःग्रहण द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अंतःग्रहण द्वारा फैलने वाले रोग हैं हैजा, बाल, पक्षाघात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए 100 प्रश्न मैं इसीलिए नहीं कराता हूँ, कितने स्टूडेंट होते हैं पढ़ते पढ़ते कहते सर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 50 क्वेश्चन रखते हैं मैं। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या है, अंतः श्वसन से होने वाली बीमारियां हैं। अंतः श्वसन से होने वाली बीमारियां आपका इन्फ्लुएंजा, प्रमस्तिष्क मेरु ज्वर, ये दोनों क्या हैं, अंतः श्वसन यानी अंतः श्वसन के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या, 46, चेचक का जीवाणु होता है। तो चेचक का जीवाणु यानी चेचक का वायरस का नाम पूछ रहा है, तो वेरियोला वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तपेदिक रोग फैलता है। तपेदिक रोग दोस्तों ट्यूबरकिल बैसिलस। ठीक है, एक मिनट फिर से मैं पढ़ता हूँ, ट्यूबरकिल बैसिलस द्वारा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तपेदिक रोग किसके द्वारा फैलता है भैया, ट्यूबरकिल बैसिलस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, प्रश्न नंबर 48 है, नेत्र के सहायक अंग होते हैं। यानी दोस्तों आंख के सहायक अंग कौन है, तो पलके व भौहें। ठीक है, ये भी सही है। नेत्र श्लेष्मा भी सही है। अश्रु उपकरण ये भी सही है, आंख में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए क्या होता है, जो उपयुक्त सभी वाले प्रश्न होते हैं उसमें लगभग 90% प्रश्न उपयुक्त सभी वाले सही होते हैं। ठीक है, उसमें 10% आपके कन्फ्यूजन वाले देते हैं, तो वो भी 10% को हम क्यों छोड़ें, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न आपका, दूरदृष्टि दोष में अच्छी गोलक होता है। तो दूरदृष्टि दोष में अच्छी गोलक चपटा सा होता है, और निकट दृष्टि दोष में अच्छी गोलक भैया गोलाकार होता है, नहीं लंबाकार होता है। ठीक है, लंबाकार होता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में अच्छी गोलक चपटा होता है, और निकट दृष्टि दोष में अच्छी गोलक लंबाकार होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों। मान लीजिए अगर ये नहीं पूछा है तो वो पूछ सकता है आपसे, तो दोनों याद रखिए आप। 50 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो लगभग 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके ऊपर मैंने बहुत उम्मीद किया है। इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कहीं पर भी जरूर शेयर करिएगा, आपके जितने भी फ्रेंड है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉडल पेपर में, मॉडल पेपर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।